हेलो बच्चों, मैं मुरली मनोहर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेट योरसेल्फ पर। और जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था एनसीईआरटी के क्लास 9 का पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर का नाम था फ्रांसीसी क्रांति। और कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से लोगों ने एक जनसेना बनाया, टाउन हॉल के सामने 7000 स्त्री और पुरुष जमा हुए और वो लोग बास्तिल के किले पर हमला कर दिया, वहां के कमांडर को मार दिया। हमला करने का कारण क्या था कि बास्तिल का जो किला था वो सम्राट के निरंकुश शक्तियों का वो प्रतीक था। एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को आप लोग याद करेंगे कि वहां के लोगों ने बास्तिल के किले पर हमला किया क्यों? क्योंकि वह जो है दैट वाज अ सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ द रूलर जो है सम्राट जो था, ठीक है, उसके निरंकुश शक्तियों का, डिस्पोटिक पावर का यह प्रतीक था। आगे हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला जो अध्याय है वो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। ये इंपॉर्टेंट शब्द पे जो गौर करेंगे कि 18वीं सदी, ये 18वीं सदी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो ये समय काल है, ये समय काल को बतला रहा है। तो 18वीं सदी का मतलब होता है 1700 ईस्वी से लेके 1799 ईस्वी तक का जो समय काल होगा वह कहलाएगा 18वीं सदी। जैसे मान लीजिए अगर हम 1600 ईस्वी से लेके 1699 की बात करें तो ये हो जाएगा 17वीं सदी, यह शताब्दी। या जैसे अगर हम बात करें 2000 से लेके 2099 तक का जो समय काल होगा वो होगा 21वीं सदी। तो बताइए कि यहाँ पर 2023 जो अभी चल रहा है तो ये किस सदी के अंदर आएगा? तो 21वीं सदी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्योंकि यह जो समय काल है वो इस समय काल के बीच का एक पार्ट है और यह काल कहलाता है 21वीं सदी। तो ये समझ गए, समय काल इसी प्रकार से चलता है दोस्तों। आगे देखते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध यानी उत्तर जोड़ अर्ध। हिस्ट्री में जब किसी चीज को बताना होता है कि वो बाद का समय है तो वहां उत्तर लिखते हैं और अर्ध का मतलब आधा, यानी 18वीं सदी के आधे के बाद का जो फ्रांसीसी समाज है, यानी यह जो मोटा मोटी बात हो रहा है वो 1750 से 1799 तक के समय काल की बात यह पूरा लाइन कह रहा है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब हो गया 1750 से लेके 1799 तक का समय काल। और इस समय काल में फ्रांसीसी समाज को हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसी समय काल में जो फ्रांसीसी समाज की जो बनावट थी, जो संरचना थी, उसी संरचना से कहीं ना कहीं यह क्रांति की आग भड़की, जो हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सन 1774 की बात है कि बोर्बो राजवंश का एक राजा, फ्रांस के सम्राट को लुई कहा जाता है साथियों। लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय। जिस प्रकार जब रूस पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि वहां के राजा को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता था? जार। उसी प्रकार से फ्रांस के राजा को लुई। तो लुई 1774 में लुई 16वां राज्य गद्दी पर कब बैठा? लुई 16वां राजगद्दी पर कब बैठा? 1774। वह किस वंश का था? तो बोर्बो राजवंश। ये इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। एक लाइन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि वो किस राजवंश का था? बोर्बो राजवंश का था। 1774 यानी क्रांति के समय जो फ्रांस का सम्राट था वह लुई 16वां ही था। 1774 में ये राजा बना और ये राजा किस वंश का था? बोर्बो राजवंश। वंश क्या होते हैं? तो जो राजवंश, जैसे भारत में भी कई राजवंशों ने राज किया, जैसे गुलाम वंश, जैसे खिलजी वंश, जैसे तुगलक वंश, जैसे सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। तो उसी प्रकार फ्रांस में जो वंश चलता था, जो राजवंश चलता था, वह राजवंश था बोर्बो राजवंश। और इस राजवंश का एक राजा हुआ लुई 16वां, जो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। जब यह राजगद्दी पर बैठा तो उस समय इसकी उम्र महज 20 वर्ष थी।
काफी जवान था, युवा था, नया सोच का था, लेकिन नए सोच के और इस युवा में इसने क्या किया, सबसे पहले इसने ब्याह किया दोस्तों, ठीक है। ऑस्ट्रिया की महारानी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से इसका विवाह हुआ। फ्रांस के बगल में ही एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया फ्रांस का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है, यूरोप का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। इतिहास के नजरिए से जब हम लोग पढ़ेंगे विश्व युद्ध तो उसमें ऑस्ट्रिया को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से उनका विवाह हुआ, ठीक है। जब उनका राज्यारोहण हुआ, राज्यारोहण मतलब राज्याभिषेक, यानी जब कोई राजकुमार राजा बनता है, सम्राट बनता है, तो उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं राज्यारोहण या राज्याभिषेक। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, उसने देखा कि राजा का खजाना खाली है, देश का खजाना खाली है, तो उसके कुछ कारण थे। कारण क्या था? पहला, लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे। जब उस समय राजकोष के खाली होने के कारण जो थे, राजकोष का खाली होने का कारण क्या था दोस्तों? खाली होने का कारण जो था, जिसमें पहला पॉइंट आएगा वो आएगा कि लंबे समय तक युद्ध में फंसे रहना, युद्ध में फंसे रहना। देखिए दोस्तों, हम लोगों को हिस्ट्री केवल ये रटना नहीं है, इससे समझना है, सीखना है। आखिर हम लोग कभी कभी आप लोग न्यूज में देखते हैं, कर दो भारत जो है पाकिस्तान पे हमला, ये कर दो, वो कर दो, जब चाहे तब हम लोग युद्ध कर दें। युद्ध कभी भी अच्छा परिणाम नहीं लाता है साथियों। जब भी आप युद्ध करेंगे, जब भी कोई देश कितना भी छोटा देश के साथ युद्ध करे, तो ऐसा नहीं कि उस देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए युद्ध से हमेशा कोई भी समझदार देश बचता है। आप भी जब भी पढ़ें, इस चीजों को ध्यान रखें कि युद्ध से हमेशा अपने देश को भी नुकसान होगा। फ्रांस के साथ भी हुआ, लंबे समय तक युद्ध में यह फंसा रहा देश, जिसके कारण नतीजा हुआ कि ये आर्थिक जो है संकट में घिर गया। उसके बाद वर्साई के विशाल महल के और राज दरबार, वर्साई जो है जिसको इंग्लिश में वर्साइल भी कहा गया है, वर्साइल के विशाल महल के राज दरबार के शानो शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची होता था। तो दूसरा कारण था शानो शौकत को, कहते हैं ना कि हम लोग भी ऐसा करते हैं, दिखावा में बहुत खर्च कर देते हैं, पार्टी करना है चलो ये करेंगे वो करेंगे, कर्जा लेके आदमी पार्टी करता है। नतीजा क्या होता है कि खाने वाले खा के चले जाते हैं और आदमी कर्ज में डूब जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ फ्रांस के साथ, ये शानो शौकत में फिजूल खर्ची, क्या हो गया? फिजूल खर्ची। एक जरूरी खर्च होता है, एक होता है फिजूल खर्ची। इसलिए फिजूल खर्ची से एक स्टूडेंट को तो जरूर बच के रहना चाहिए साथियों, ठीक है। वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु, है ना। तो फ्रांस ने क्या किया? एक तो खुद ये नंगा है, कर्ज में डूबा हुआ है, और उसके बाद भी इसने जो है अमेरिका को मदद किया। क्यों किया मदद अमेरिका को? क्योंकि इसकी दुश्मनी ब्रिटेन से थी। तो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अमेरिका का दुश्मन ब्रिटेन था, फ्रांस का भी दुश्मन ब्रिटेन था, इसलिए इसको साझा शत्रु यहाँ कहा गया है। और जो दोनों का दुश्मन था, इसलिए इसने अमेरिका की मदद की, अमेरिका को आजादी में मदद किया, और ये मदद वित्तीय रूपों में भी था, वित्तीय मदद भी किया। खुद कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन कहीं और से कर्ज लेके अपने दोस्त अमेरिका को इसने कर्ज दिया, ठीक है। तो इसके कारण ये जो है कई कारण हैं। इसके कारण हुआ क्या कि 10 अरब लिब्रे से अधिक का बोझ फ्रांस के सरकार या फ्रांस के सम्राट पर आ गया। तो फ्रांस के राजकोष के खाली होने का ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। लंबे समय तक फ्रांस युद्ध में फंसा रहा, तो युद्ध में फंसा रहेगा तो ज्यादातर खर्च रक्षा सामानों में ही खरीदने में जाएंगे, है ना। शानो शौकत में फिजूल खर्ची, दिखावा का खर्चा, राजा का दरबार, राजा का महल, इसमें लंबा चौड़ा खर्चा। अमेरिकी आजादी में इन्होंने मदद किया था, और कैसे मदद किया था? वित्तीय मदद किया था दोस्तों। कैसा मदद किया था? वित्तीय मदद किया था।
और भी कई प्रकार से मदद किया था और कर्ज लेकर, जिसके कारण इन पर जो है 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसे। तो लिब्रे क्या होता है? तो फ्रांस की मुद्रा। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा। लेकिन यह मुद्रा वर्तमान में कार्यरत नहीं है साथियों, यह मुद्रा वर्तमान में कार्यरत नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि फ्रांस की मुद्रा क्या थी फ्रांसीसी क्रांति के समय? तो यह मुद्रा थी लिब्रे। ये फ्रांस की मुद्रा थी उस समय, अभी है नहीं। इसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आपको मैं एक टास्क देता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि फ्रांस की वर्तमान मुद्रा क्या है। फ्रांस की वर्तमान मुद्रा आपको बताना है क्या है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं मैं। तो 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज टूट गया, जबकि वह पहले से ही 2 अरब लिब्रे का, कहा ना, गरीबी में आटा गीला, पहले से ही कर्जदार है। और अमेरिका को आजाद कराने के चक्कर में और इन सब कारणों के चक्कर में वो 10 अरब और जो है 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। अब जाहिर सी बात है, कर्ज होगा तो ब्याज चढ़ेगा, तो उसका ज्यादातर इनकम ब्याज चुकाने में ही जाता था दोस्तों, ज्यादातर इनकम ब्याज को चुकाने में ही चला जाता था। तो जो है ब्याज 10% की मांग करने लगे कर्जदाता, और फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए मजबूर थी। जाहिर सी बात है, कर्जदाता तो मानेंगे नहीं, वो तो, उन्हें तो अपना पैसा चाहिए अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि के लिए बात की। और इन सब कारणों से कर्ज से मुक्ति के लिए फ्रांसीसी सरकार या सम्राट ने क्या किया? कर लगाया। क्या लगाया? कर। कर क्या होता है? टैक्स। टैक्स सभी देश लेते हैं, टैक्स लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन टैक्स की मात्रा तय होनी चाहिए। भारत सरकार भी टैक्स लेती है, आपको पता है। कुछ टैक्स डायरेक्ट होते हैं, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष कर भी कहते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं। तो जैसे इनकम टैक्स जो होता है, वो इनकम, ये आप लोगों को हो सकता है इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, याद रखें। इनकम टैक्स, आयकर जिसको हम लोग कहते हैं, आय कर, आय में लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। ये किस प्रकार का कर होगा? प्रत्यक्ष कर। लेकिन जैसे आप सुने होंगे जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों जरा बताइए। गब्बर सिंह टैक्स? नहीं, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कोई पूछे कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। ये भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। तो फ्रांस की सरकार ने भी टैक्स लगाना शुरू किया, जिससे, ठीक है, लोगों में एक आक्रोश हो गया। अब लोगों में आक्रोश हुआ क्यों? तो उसका कारण समझते हैं। उसका कारण था फ्रांस की सामाजिक बनावट, सामाजिक संरचना। तो फ्रांस की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी, हम लोग ये देखते हैं। तो जो है करों में वृद्धि के लिए बात थी, और यह कदम भी नाकाफी थी। अच्छा, सरकार ने कर लगाया और यह कदम नाकाफी थी। क्यों नाकाफी थी? क्यों यह कदम काफी नहीं थी? क्योंकि जो समाज की, जो फ्रांसीसी समाज का जो बंटवारा था, वो कुछ इस प्रकार से था कि सबसे पहले होते थे पादरी वर्ग। पादरी वर्ग, जिसको अगर हम भारत के संदर्भ में कहें तो जो पुरोहित वर्ग होते हैं, जैसे ब्राह्मण वगैरह होते हैं, वो ही होते हैं इसमें। फिर दूसरा जो उससे नीचे होता है, वो होता है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग यानी जो राजा और राजा के सगे संबंधी जो सामंत होते हैं, ये वो कुलीन वर्ग कहलाते थे। और उससे नीचे जो सबसे तीसरे स्थिति में होते थे, ये आपके बुक में भी दे रखा है, देखिए, देख सकते हैं, स्टेट्स, इनको कहा जाता था स्टेट्स। ये फर्स्ट स्टेट्स कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? फर्स्ट स्टेट, स्टेट्स। ये सेकेंड स्टेट, सेकेंड स्टेट्स,
और जो थर्ड स्टेट्स होते थे उनमें किसान आते थे, मजदूर आते थे, व्यापारी आते थे, वकील आते थे, डॉक्टर आते थे, यानी मिडिल क्लास और गरीब। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डॉक्टर आते थे। ठीक है, ये जो है ये कहलाते थे थर्ड स्टेट। तो ये समाज जो है फ्रांसीसी समाज उस समय इन 3 वर्गों में मुख्य रूप से डिवाइड था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो यहाँ पर एक लाइन जो कहा गया है कि करों में यह वृद्धिवाद हो गई, लेकिन यह कदम नाकाफी थी। कारण क्या था दोस्तों, ये जो कर लगाए जाते थे ये कर केवल यही वर्ग के लोग देते थे, बाकी ये दोनों वर्ग इन करों से मुक्त थे। इनको विशेषाधिकार मिला गया था। इनको क्या मिला था? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या होता है? प्रिविलेज, इंग्लिश में कहते हैं प्रिविलेज। इंग्लिश टर्म जरूर जानिए दोस्तों, क्योंकि बेहतर जो किताबें होती हैं, बढ़िया किताबें होती हैं, उसमें इंग्लिश में ही वो किताब ज़्यादा अच्छे से आता है। आप भी जब आगे पढ़ेंगे तो इंग्लिश में ही पढ़ने का आदत रखिए। मैं हिंदी को के इम्पोर्टेंट शब्दों को इंग्लिश में आपको बताऊंगा ताकि आपको उससे सुविधा हो। तो इस विशेषाधिकार को कहते हैं प्रिविलेज। वैसे अधिकार जो कुछ खास लोगों को मिले उसको विशेषाधिकार कहते हैं। तो जैसे कर भुगतान करने का जो है केवल काम इन्हीं लोगों का था, ये दोनों वर्ग कर से मुक्त थे। तो ये एक प्रकार का अधिकार था जो इन दोनों को, और ये अधिकार जन्म से मिला होता था। ये अधिकार इन दोनों वर्गों को कहाँ से मिला होता था? जन्म जात मिला होता था। ठीक है, और ये जो है केवल कर इनको ही चुकाना होता था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बटा था? मुख्य रूप से 3 भाग, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे पादरी वर्ग, जाहिर सी बात है जिसको पुरोहित वर्ग कहते हैं। सेकेंड स्टेट में राजा और राजा के जो सगे संबंधी हैं, जो राजा के मंत्री होते थे, वो कुलीन वर्ग में आते थे, सेकेंड स्टेट में आते थे। ठीक है, तीसरा जो होता था साथियों वो होता था थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में देश के लगभग तमाम जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते थे, किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, पेशेवर लोग जितने भी हैं, शिक्षक, ये सभी जो है तृतीय स्टेट में, थर्ड स्टेट में आते थे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से समाज बटा हुआ था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंत था और प्राचीन राजतंत्र। ठीक है दोस्तों, तो देख लिया कैसे समाज जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2, आप ये चित्र देख सकते हैं। चित्र 2 में ये समाज के वर्ण व्यवस्था को या वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अंडरलाइन कर लें। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी आबादी में 90% किसान थे। 90% क्या थे? किसान थे। 90% क्या थे? यानी फ्रांसीसी समाज की जो पहली जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ज्यादातर लोग क्या थे? किसान थे। लोग अधिकतर लोग किस कार्य में लगे हुए थे? किसानी से जुड़े हुए कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए थे। तो किसान थे और फिर पूरी आबादी में 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, है ना। जमींदार ज्यादा नहीं थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर अधिकार, यानी 60%। ज्यादातर लोग काम क्या कर रहे थे? किसानी। लेकिन भूमि किनके पास थी? ये 90% लोग जो है किसान थे, लेकिन भूमि ये क्या थे? ये इसमें अधिकतर क्या थे? अधिकतर भूमिहीन थे। अधिकतर भूमिहीन थे। ठीक है, और 60% जमीनों का कब्जा राजा के पास, राजा के लोगों के पास, चर्च के पास, और जो हम लोग तीसरे स्टेट में पढ़े व्यापारी वर्ग या व्यवसायी वर्ग, उनके पास था। तो ज्यादातर जमीन उन्हीं के पास था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्माना प्राप्त हैं। इनमें से महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि उनको विशेषाधिकार प्राप्त था। और
विशेषाधिकार में एक विशेषाधिकार था कि उनको कर से मुक्त रखा गया था, कर मुक्त रखा गया था। सारा कर कौन देता था? राज्य का तीसरा स्टेट यानी किसान और अन्य पेशेवर लोग, ठीक है। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी एवं घर के खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो किसान जो है सैन्य सेवा भी देते थे, सड़कों के निर्माण में भी अपना योगदान देते थे, भूमि जो स्वामी थे उनके घरों में भी अपनी सेवाएं ये दिया करते थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं कि चर्च भी किसानों से कर, एक दो प्रकार के कर फ्रांस में बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। पहला है टाइड, टाइड इंग्लिश में कहेंगे इसे TITHE, टाइड। ये क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। ये क्या था? धार्मिक कर। जैसे इस्लाम में लिया जाता है जकात, है ना, तो धार्मिक कर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर था ताई, ये चर्च के द्वारा लिया जाता था। ये होता क्या था? तो कुल फसल का 10वां हिस्सा क्या होता था? 10वां हिस्सा होता था साथियों। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे कि जो ये लिया किसके द्वारा जाता था? तो चर्च के, जाहिर सी बात है चर्च के द्वारा वसूला जाता था। तो ये तीन बातें आप लोग याद रखेंगे साथियों, ठीक है। कि ताइट क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। ये होता कितना था? तो कुल फसल का 10वां हिस्सा, और यह लिया किसके द्वारा जाता था? चर्च के द्वारा यह लिया जाता था। एक अन्य दूसरा जो कर था जो राज्य वसूलती थी वो था टाइल, वो या टेले, जो कह लें आप लोग टेले या टाइल। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। टाइल जिसको इंग्लिश में हम लोग टेले भी कहते हैं, यह एक प्रकार का कैसा कर था? प्रत्यक्ष कर था। यह कैसा कर था? प्रत्यक्ष कर था, डायरेक्ट टैक्स था, यानी डायरेक्ट लोगों से वसूला जाता था। कौन वसूलता था? इसको सरकार वसूलती थी। कौन वसूलती थी? सरकार वसूलती, एक मिनट साथियों, वसूलती थी। तो यहां जो याद रखने वाली बात है कि टाइल कैसा कर था? प्रत्यक्ष कर था, और इसको वसूलने का काम कौन करती थी? सरकार। ताइद कैसा कर था? यह एक धार्मिक कर था। इसको कौन वसूलता था? चर्च वसूलता था। और इन दोनों करों को देता कौन था? केवल समाज का तीसरा स्टेट, समाज के प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को यह अधिकार था कि वो ये दोनों कर से मुक्त हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किस प्रकार से जीने का संघर्ष हुआ, किस प्रकार से जीविका का संकट उत्पन्न होता था, और किस प्रकार से एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग की शुरुआत हुई साथियों। ये चैप्टर हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। अब तक के लिए जो भी आपने देखा, अगर इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें साथियों। और आपको जो भी इसमें अच्छा लगा, बुरा लगा, अपना कोई भी विचार हो या कुछ नया चीज आपने सीखा, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और लाइक करें, शेयर करें, इसलिए ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, ठीक है।